सर्वमित्रा। देश को 91 नए मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं। जी हां, जस्टिस संजीव खन्ना ने आज नए मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली और उन्होंने जब शपथ ली इससे पहले 8 तारीख को जो पूर्व सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ वो जब सेवानिवृत्त हो रहे थे तो उन्होंने अपने विदाई भाषण में कुछ अपनी पुरानी यादों को ताजा किया, अपने अनुभव बताए और साथ ही साथ जस्टिस संजीव खन्ना को शुभकामनाएं देते हुए कुछ ऐसी बातें कही जिन पर विचार करना जरूरी हो जाता है कि क्या जस्टिस चंद्रचूड़ को ये बातें कहना जरूरी थी और अगर उन्होंने ये सब कहा तो आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों आखिर ऐसी नौबत आ गई है न्यायपालिका में कि अब एक पूर्व न्यायाधीश को आने वाले नए न्यायाधीश के लिए ये सारी बातें कहनी पड़ रही हैं। क्या कुछ कहा जस्टिस चंद्रचूड़ ने, ये मैं आपको बता देती हूँ। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी यानी जो नए चीफ जस्टिस बने हैं संजीव खन्ना, उनके लिए कहा कि उनको गरिमापूर्ण, स्थिर और न्याय के लिए गहराई से प्रतिबद्ध बताया। अब आप कहेंगे कि इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नए न्यायाधीश जो हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनको अगर पुराने न्यायाधीश अगर ये कह रहे हैं कि वो गरिमापूर्ण, स्थिर और न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे सूरज निकलता है तो सूरज निकलेगा और वो रोशनी देगा, बिना किसी भेदभाव के देगा, ये सबको पता है। लेकिन क्या इसके लिए कोई सूरज की तारीफ करता है या उससे ये उम्मीद जताता है कि सूरज निकलेगा तो वो अमीरों पर ज्यादा रोशनी नहीं डालेगा और गरीबों के लिए कम रोशनी नहीं करेगा? ऐसा तो कोई नहीं कहता। ठीक यही बात भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो पद ही ऐसा है जिसमें उम्मीद बंधी हुई है कि इस पद पर, इस आसंदी पर जो व्यक्ति बैठा है वो सबके लिए एक जैसी दृष्टि रखेगा, सबके लिए एक जैसी सोच रखेगा, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के वो अपने फैसले सुनाएगा और उसकी ये पहले से योग्यताएं रही होंगी तभी तो वो इस पद पर पहुंचा है, उसको इस पद के योग्य माना गया है इन योग्यताओं के कारण ही। तो ऐसे में इन योग्यताओं को अलग से रेखांकित करने, अलग से बोलने, अलग से बताने की क्या जरूरत है? यही सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल पर आज गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पुराने न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ जब वो रिटायर हुए तब भी बहुत सारे सवाल उठे और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसे गलत फैसले लिए। उन्होंने बेशक सारे फैसले न्याय की तुला पर ही लिए, जो उनको कसौटी पर सही लगे उस हिसाब से उन्होंने फैसले दिए। लेकिन उसके बावजूद जो सारी बातें, चाहे धार्मिक आस्था को लेकर, चाहे किसी विवादास्पद मामले को लेकर, चाहे प्रधानमंत्री को अपने घर बुलाकर उनके साथ आरती करने को लेकर, तमाम ऐसी बातें उठी जिन पर सवाल उठे और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश को, पुराने मुख्य न्यायाधीश को सफाई भी देनी पड़ी, उनसे सवाल भी हुए और उनको अपना पक्ष भी रखना पड़ा। तो जब ऐसी नौबत अगर आ जाती है न्यायपालिका पर, तब समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ जरूर हो चुकी है हमारे व्यवस्था में, कहीं कोई एक ऐसा कीड़ा लग चुका है जिसको तलाशने की जरूरत है और जिसे तुरंत ही पकड़कर बाहर किए जाने की जरूरत है। क्या है वो कीड़ा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल आज हम चर्चा कर रहे हैं नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के शपथ लेने के बाद अब उनके सामने और क्या क्या चुनौतियां आएंगी और पूर्व में जो उन्होंने फैसले लिए हैं उस पर किस तरह से कई बार विवाद भी उठे, कई बार ये भी नजर आया कि वो सत्ता के पक्ष में हैं, लेकिन कई फैसले ऐसे भी हुए जिनमें साफ साफ उन्होंने सरकार को, यानी जो सत्तारूढ़ दल है, उसको आईना दिखाया कि आपने ये काम गलत किया है। तो कुल मिलाकर जस्टिस संजीव खन्ना को लेकर अब फिर से बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो सत्ता की ओर झुके हुए हैं, कुछ लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके सामने जो केसेस अभी लंबित हैं या जो बहुत सारे मामले पहले से लंबित हैं और खास तौर पर राजनीतिक बंदियों वाले मामले, यानी राजनीतिक बंदी यानी जिन लोगों ने सरकार की आलोचना की और जो बिना किसी वजह के, जिन पर अभी तक न दोष सिद्धि हुई है, न जिन पर कोई आरोप पत्र दाखिल हुआ है, न उन्हें जमानत दी जा रही है, उमर खालिद जैसे नाम हम जानते हैं। और वो लोग जब 4-4 सालों से जेल में बंद हैं तब ये सवाल उठना जरूरी है कि आखिर न्यायपालिका में ऐसा क्या कुछ हो गया है कि एक पूर्व न्यायाधीश को नए न्यायाधीश के लिए कहना पड़ रहा है कि वो जो है न्याय के लिए स्थिर है और गरिमापूर्ण है। तो ये सारी बातें किस दिशा में ले जा रही हैं और खास तौर पर तब जबकि मोदी सरकार का 11वां साल चल रहा है, देश में चुनाव चल रहे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हो रही, चुनाव आयोग जो है उस पर उसकी साख दांव पर लगी हुई है, देश की जो जांच एजेंसियां हैं उनको लेकर सवाल उठते हैं, कई सारी ऐसी जो सरकारें हैं जिनको
छीना गया है वो सरकारें चलती हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर दिख रहा है कि न्याय होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो है नाइंसाफी जो है वो जारी है। ऐसे कई सारे मसले हैं और इसीलिए न्यायपालिका की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई और आज उन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए डॉक्टर संजीव खन्ना, सीजेआई संजीव खन्ना जो है उन्होंने आज शपथ ली। तो आज इन सारे मामलों पर हम चर्चा करेंगे खरी खरी कि किस तरह से न्यायपालिका के लिए चुनौतियां हैं, किस तरह से नए सीजेआई संजीव खन्ना के लिए चुनौतियां हैं, और चर्चा इस बात की कि पुराने सीजेआई यानी जो अभी हाल में निवर्तमान सीजेआई जो है जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने संजीव खन्ना के लिए जो कुछ कहा वो क्यों कहा। हमारे साथ मौजूद है अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, जैसा मैं अभी कह रही थी कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने सेवानिवृत्ति वाले दिन 8 तारीख को, यानी उनका जो कार्यकारी दिवस आखिरी था, उस दिन उन्होंने अपने भाषण में तमाम बातें कही, अपने माता पिता को याद किया, ये बताया कि उनका नाम ऐसा क्यों रखा गया, उनके पिता ने किस तरह से उनको शिक्षा दी, किस तरह से उनको ये बताया कि कभी भी तुम किसी के दबाव में नहीं आना, और इसीलिए पुणे में हमारा एक जो छोटा सा घर होना जरूरी है ताकि तुम्हारे पास ये रहे कि कभी भी किसी के दबाव में आए बिना तुम्हें याद रहे कि तुम्हारा एक घर है। ये सारी बातें उन्होंने कही, अपने माता जी का उन्होंने जिक्र किया और कुछ भावुक भी हुए, कुछ बहुत सारी बात, और ये भी हंसी मजाक में ये भी कहा कि अब मुझे ट्रोल करने वाले वो क्या करेंगे। मतलब अब ये नौबत ये आ गई है कि मुख्य न्यायाधीश भी ये जानते हैं कि उनको लेकर विवाद उठते हैं, उनको लेकर कमेंट्स होते हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि अब मुझे ट्रोल करने वाले क्या करेंगे। सवाल ये है अमलेंदु जी कि ये जो सारा मसला हो गया है, हमें याद नहीं पड़ता कि 10-12 साल पहले भी, मतलब ठीक है इंदिरा गांधी के वक्त से भी ये चीज चले आ रही है, जबकि ये जो नए सीजेआई संजीव खन्ना है, इनके चाचा ही थे डॉक्टर जस्टिस चार खन्ना, उनके लिए जो कि उन्होंने एक फैसला दिया जो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया आपातकाल के बाद, और उसमें उन्होंने उनकी बारी होते हुए भी उनको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया, और इसके बाद उन्होंने अपने पद से ही त्याग पत्र दे दिया था। तो वो सारे मसले हैं, लेकिन पहले ये सारी चीजें इक्का दुक्का हुआ करती थी कि कभी कोई हो गया, न्यायपालिका को लेकर कोई विवाद खड़ा हो गया, या कोई ऐसा फैसला हो गया, या सत्ता से उसका टकराव हो गया, या न्यायपालिका ने कार्यपालिका को उसकी जिम्मेदारियां, विधायिका को उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाई। ये सारी चीजें होती रही हैं, बहुत कम होती रही है, लेकिन पिछले 10-11 सालों में हम ये देख रहे हैं कि न्यायपालिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जो जजेस बैठे हैं जिनके ऊपर जिम्मा है कि वो न्याय करेंगे, उनको लेकर भी ये सवाल उठने लगे कि उनका पॉलिटिकल रुझान किस ओर है। और ये तो गजब ही हो रहा है जब हम ये देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, वो राज्यसभा में चले जाते हैं, एक न्यायाधीश जो है वो अपने पद से त्याग पत्र देके चुनाव लड़ते हैं, और उसके बाद वो सांसद भी बन जाते हैं। तमाम चीजें जो हो रही हैं, और ऐसे में अगर जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा कि वो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को गरिमापूर्ण, स्थिर और न्याय के लिए गहराई से प्रतिबद्ध बताया, तो उनका ये बताना क्या इस ओर इशारा कर रहा है कि ये कहीं कोई झोल है। और आपसे मैं जवाब चाहूंगी, लेकिन उसके पहले अगर हम ये दिखा सकें कि संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना ने किस चीज की आज शपथ ली। जो शपथ होती है बेशक हमारे दर्शक जानते होंगे, लेकिन एक बार हम उनको याद दिला देना चाहते हैं। अगर हमारे पास वो शपथ है तो हम उसको अगर स्क्रीन पे दिखा सकें। अब इसको थोड़ा समय लगेगा, 1-2 मिनट, तब तक हम चर्चा आगे करते हैं, फिर आता है। ठीक है, तो अमरिंदर जी फिर मैं आपसे जवाब चाहती हूँ कि जो शपथ है उसके बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश को ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या न्यायपालिका में कहीं कोई गड़बड़ी हो चुकी है? देखिए समिता जी, न्यायपालिका में गड़बड़ी तो हो चुकी है, इससे तो अब कोई इनकार नहीं कर सकता, और इसको लेकर पूरे देश में एक बहस भी चल रही है। और न्यायपालिका में गड़बड़ी की तरफ सबसे पहले इशारा अगर कहा जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने ही किया था कि लोकतंत्र खतरे में है, और 4 जजेस को आकर जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि हम आज जनता के सामने आए हैं और ये बताने के लिए आए हैं कि लोकतंत्र पर खतरा गंभीर है और न्यायपालिका में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, न्यायपालिका पर दबाव हैं, इस तरह की चीज़ें आई। हमने देखा कि जस्टिस चंद्रचूड़ के रहते हुए कई बातें ऐसे आई कि बताया गया कि साहब रजिस्ट्री ने सीधे सीधे जो था वो खारिज करके भेज दिया, और सीजीआई को मालूम भी नहीं था कि रजिस्ट्री की तरफ से वो कुछ खारिज करके चला गया। तो यानी ये कोई पैरेलल सिस्टम जो है वो इस न्यायपालिका में भी तैयार हो गया कि सीजीआई को नहीं मालूम है और रजिस्ट्री कुछ करके भेज दे रही है।
इस तरह की चीज़ें भी आई और जिसपे जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो थे उन्होंने ही सख्त आपत्ति एक बार जताई थी। दूसरा, जी। जिस तरीके से जमानतों को लेकर के आया शर्मिष्ठा जी, और जो खासतौर से जमानतें जो थी वो राजनीतिक बंदियों की थी, जिस तरीके से लोगों को जेल भेजा गया और राजनीतिक मुकदमे तैयार किए गए और लंबे समय तक जेलों में सड़ाया गया। यहाँ सड़ाया गया ही शब्द इस्तेमाल करना उचित रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से फादर स्टेन स्वामी का मसला आया, या अभी जिनका GN साईं बाबा, प्रोफेसर GN साईं बाबा का मसला आया, दोनों मसले ऐसे थे कि ज़बरदस्ती सड़ाया गया। शर्जील इमाम का मामला हो चाहे वो उमर खालिद का मामला हो, ये मामले भी। अब जब जस्टिस चंद्रचूड़ जा रहे थे तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जो एक अंग्रेज़ी अखबार को उन्होंने दिया था, उसके अड्डा में बैठकर, उस अड्डा में उन्होंने कहा कि उन्होंने A to Z सब कुछ जमानत दी है। तो तुरंत सवाल उठे कि आपने A to Z अगर जमानत दी है तो इसमें A to Z के बीच में ऐप से फादर स्टेन स्वामी क्यों नहीं आते? A to Z के बीच में G से GN साईं बाबा क्यों नहीं आते? इस A to Z के बीच में U से उमर खालिद क्यों नहीं आता? इस A to Z के बीच में S से शर्जील इमाम क्यों नहीं आता? इसमें G से गुलिफ्ता क्यों नहीं आती? बहुत सारे मसले इस तरीके के उठे, चूँकि आप खुद जो है तमाम जगह भाषण देते रहते कि जमानत जो है वो नियम है और जेल जो है वो अपवाद है, लेकिन उसको लागू होते हुए नहीं दिखाई दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में भी और लोअर कोर्ट्स में भी वो दिखाई नहीं दिया। और यहाँ तक कि जब PML एक्ट से संबंधित कई मुकदमे जब पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट में जब पहुँचे, तो सुप्रीम कोर्ट में ये टिप्पणियाँ की कि भाई ये छोटी जो निचली अदालतें हैं या ट्रायल कोर्ट्स हैं वो जमानत क्यों नहीं दे देते। और जब अरविंद केजरीवाल के मामले में जो ट्रायल कोर्ट थी उसने जमानत दे भी दी, तो उसको फिर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक खींचा गया और सुप्रीम कोर्ट के बाद ही फिर वो तय हो पाया कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। तो यानी जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, इसकी तरफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो बातें कहते रहे थे, उनका पालन होता हुआ वो फैसलों में या सुप्रीम कोर्ट में दिखाई नहीं पड़ा। इस तरीके के आरोप लगे। और आखिरी बात तो ये थी, वो चलते चलते जिस तरीके से जस्टिस चंद्रचूड़ की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई, उसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठे। अब अभी खबर ये आई है सर मित्रा जी, अभी 2 दिन पहले खबर थी कि जो जस्टिस संजीव खन्ना हैं, ये 10 किलोमीटर रोज टहला करते हैं जी। और जब इनका तय हो गया कि ये CGI बनने वाले हैं, तो प्रोटोकॉल के तहत इनको सुरक्षा दी गई, तो वो सुरक्षा लेकर ही इनको वो जाना पड़ेगा। तो जब उन्होंने देखा कि ये सुरक्षा लेकर मुझको 10 किलोमीटर टहलना है, तो जस्टिस खन्ना ने अपना टहलने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। तो जस्टिस खन्ना के विषय में जो जस्टिस चंद्रचूड़ कह के गए हैं, तो वो कहने की आवश्यकता नहीं थी। वो दिखाई पड़ रहा है कि जस्टिस खन्ना ने अपना टहलने का कार्यक्रम स्थगित इसलिए कर दिया कि वो सुरक्षा लेकर 10 किलोमीटर तक टहलना पड़ेगा, क्योंकि अब वो CGI बन चुके हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से जस्टिस चंद्रचूड़ मना कर सकते थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कि हम किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मिल सकते हैं, सरकार का कोई कार्यक्रम उसमें मिल सकते हैं, न्यायपालिका का कोई कार्यक्रम हम उसमें मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जस्टिस संजीव खन्ना का जैसे शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें प्रधानमंत्री होते हैं तो उनसे मुलाकात वहाँ हो सकती है, ऐसे कोई कार्यक्रम उसमें हो सकता है, विदाई समारोह हो उसमें हो सकता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री CGI के घर पहुंच रहे हैं और तब पहुंच रहे हैं कि जब कई अहम मसले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, तो इसको लेकर शक की निगाहें उठी थी। हालांकि चलते चलते जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जो फैसले दिए, वो राग और द्वेष से ऊपर उठकर दिए गए फैसले माने जा सकते हैं। और सबसे जो आखिरी फैसला उनका आया बुलडोजर न्याय पे, वो बहुत उन्होंने गंभीर टिप्पणियाँ थी वो BJP सरकारों के प्रति की, जो बुलडोजर के जरिए न्याय चला रही हैं। तो लेकिन सवाल ये कि आपने मौका ये खुद उपलब्ध करा दिया कि प्रधानमंत्री जब आपके यहाँ पहुँचे और उसके बाद आप जब अपने गांव गए, तो आपने मराठी में जिस तरीके से राम मंदिर के फैसले को लेकर आपने जो बातें की, उसका संदेश ये गया कि कहीं आप भी तो रंजन गोगोई की तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने तो नहीं जा रहे हैं। राज्यसभा की कुर्सी तो आपका इंतजार नहीं कर रही है, क्या कोई डील तो नहीं हुई? हालांकि उन्होंने बाद में सफाई दी कि अगर ऐसी जगहों पर डील नहीं होती है, ऐसी बातों में, और ऐसे नहीं होती है, ठीक है, ऐसी बातों में डील नहीं होती है, लेकिन इसको एक दबाव के तौर पर देखा गया, जिसको जस्टिस चंद्रचूड़ चाहते तो इग्नोर कर सकते थे समित्रा जी। जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें थी और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो खास तौर पर इसीलिए कर रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने नए CGI संजीव खन्ना के लिए ये क्या कह दिया, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा है कि वो गरिमापूर्ण है, स्थिर और न्याय के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है, तो ये कहने की जरूरत क्यों है? सवाल वही है कि अगर जैसे हम जो मिसाल मैंने शुरू में दी कि सूरज के लिए कोई ये उम्मीद नहीं जताता है कि वो आएगा, वो उगेगा, तो वो सबको बिना किसी भेदभाव के अपनी रोशनी और गर्माहट बांटेगा। वो एक तय बात रहती है कि सूरज उगेगा और वो पूरी दुनिया पे एक जैसा उजाला करेगा।
लेकिन वही चीज जो है ये भारतीय न्यायपालिका के लिए इस समय क्यों नहीं है, सवाल यही है क्यों आखिर एक सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है, एक एक कहने की जरूरत पड़ रही है कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छे हैं और इनसे न्याय की उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल जिस शपथ की मैं बात कर रही थी वो शपथ भी हम यहाँ सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देखिए इसमें जो नाम, अपना नाम लेकर वो कहते हैं कि मैं फलाना फलाना ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हूं और ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं विधिवत और निष्ठा पूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता, ज्ञान और विवेक से बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के अपने पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा और मैं संविधान और कानूनों को अक्षुण्ण रखूंगा। मेरा ख्याल है ये जो पूरी जो प्रतिज्ञा है, ये जो शपथ है, इसके बाद कहीं कोई दूसरा सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए होता। जिसने इस शपथ को लिया तो उसके वो इतनी ईमानदारी से अगर इस पूरी शपथ को निभाया जाए तो फिर ना कहीं कोई विवाद हो, ना कहीं कोई सवाल उठे कि ये फैसला लिया गया तो क्या ये सत्ता के दबाव में लिया गया या किसी विचारधारा के प्रति झुकाव में लिया गया। ऐसे कोई सवाल उठेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो सवाल जो है वो संविधान की संप्रभुता का है। अब अमलेंदु जी, जब हम संविधान की संप्रभुता की बात कर रहे हैं और उसी की शपथ लेते हैं सारे लोग, प्रधानमंत्री भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से जगह जगह घूम के वो एक है तो सेफ है के नारे अभी दे रहे हैं। आज तो बीजेपी ने अपना एक विज्ञापन भी दे दिया जिसमें उसने महाराष्ट्र में सारी पगड़ियों को मतलब ये बताया कि देखो ये सारी पगड़ी वाले एक साथ हो जाएं। मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि उसमें मुस्लिमों की जालीदार पगड़ी जो टोपी है वो है या नहीं है, या वो केवल हिंदुओं को ही सेफ रखने की बात कर रहे हैं। अब जिन्होंने मतलब प्रधानमंत्री तो ठीक है, वो राजनीतिक दल के वो नेता भी होते हैं, इसीलिए हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते वो अपनी पॉलिटिक्स पहले देखेंगे। संविधान की शपथ जो है अब ये दोयम हो चुकी है उनके लिए शायद। लेकिन यहाँ पर अगर हम न्यायपालिका की बात कर रहे हैं और भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश की, इनके पास समय बहुत कम है, 6 महीने का ही वक्त है, 6 महीने से कुछ दिन ज्यादा, क्योंकि वो 13 मई को रिटायर हो जाएंगे, उनका जो 65 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है 6 महीने कुछ दिन का उनके पास वक्त है। और इन 6 महीनों में उनको बहुत सारे ऐसे फैसले लेने हैं जो अभी तक लंबित है, जैसे उसमें राजनीतिक बंदियों को जमानत वाली बात है। इसके अलावा जो है जो समलैंगिक विवाह LGBTQ के जो विवाह के अधिकार को खारिज करने वाले आदेश की समीक्षा उनको करनी है। मैरिटल उस पर दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की वैधता है, वैवाहिक बलात्कार का मामला है, नागरिकता संशोधन अधिनियम है, बिहार में जो जाति जनगणना है उसकी वैधता की बात है, पीएम के लिए के ऊपर जो BBC की डॉक्यूमेंट्री बनी थी, सबसे जो अहम चीज मुझे इस समय ये लगती है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी BBC को और उसको जो रोका गया और उसके खिलाफ जो याचिका दायर हुई, ये तमाम चीजें जो है पुराने मतलब जैसे चंद्रचूड़ के वक्त जो है ये लंबित रहे, इन पर फैसला नहीं हुआ। अब आपको क्या लगता है ये सारे मामले कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा से भी टकराते हैं, और अगर इन पर फैसले आते हैं, मान लीजिए अगर इनके खिलाफ फैसले आते हैं, तो बीजेपी के राजनीति को इसमें बहुत हद तक नुकसान पहुंचेगा। क्या इसीलिए ये मामले लंबित है, और क्या ऐसे में संजीव खन्ना के सामने बड़ी चुनौती है कि वो इन मामलों पर इन 6 महीनों में कोई फैसला ले पाते हैं या नहीं? देखिए समिता जी, चूंकि जस्टिस DY चंद्रचूड़ को समय लंबा मिला और इसके कई फैसले भी उन्होंने दिए मतलब CGI के तौर पर उनको काफ़ी लंबा समय मिला, और बहुत लंबे समय के बाद किसी CGI को इतना लंबा समय मिला जितना जस्टिस चंद्रचूड़ को मिला। जस्टिस संजीव खन्ना को कार्यकाल बहुत कम मिला है, 6 महीने का कार्यकाल है, और 13 मई 2025 को वो रिटायर हो जाएंगे। लगभग 6 महीना कुछ दिन का उनका कार्यकाल बनता है। हालांकि इससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना उन तमाम बेंचेस में रहे हैं जो महत्वपूर्ण फैसले जस्टिस DY चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने दिए, और उनमें अगर देखा जाए तो VVPAT का मसला रहा हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला रहा हो, चाहे अरविंद केजरीवाल को जमानत का मसला रहा हो, ऐसे बहुत सारे केसेस रहे जिनमें जस्टिस संजीव खन्ना रहे, और वो लैंडमार्क जजमेंट समझे जा सकते हैं जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने दिए। खासतौर से अरविंद केजरीवाल के मसले को अगर देखा जाए तो कोई उम्मीद नहीं करता था कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः इनिशिएटिव लेते हुए और इंटरिम बेल दे देगा, यानी उस पर उनका कि हम बाद में बहस करते रहेंगे कि इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या प्रासंगिकता नहीं है, और गिरफ्तारी वैध है कि अवैध, इस पर हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हम फिलहाल इंटरिम बेल देते हैं।
और उस इंटरिम बेल के आधार पे पंजाब के हाई कोर्ट ने भी एक पंजाब के कांग्रेस नेता को जमानत दी। इस तरीके से ये चीज़ें आई, तो यानी वो लैंडमार्क जजमेंट थे। लेकिन अब जो ये 6 महीने का समय सर मित्रा जी, ये असल में जस्टिस संजीव खन्ना के लिए भी ये तय करेगा कि इतिहास जब लिखा जाएगा भारत की न्यायपालिका का, तो उसमें जस्टिस संजीव खन्ना का नाम किस तरीके से लिखा जाएगा कि छोटा कार्यकाल मिला बड़े फैसले दिए, या छोटा कार्यकाल मिला छोटे फैसले दिए। दो ही कसौटियाँ हो सकती हैं। कार्यकाल तो छोटा है, ये तो दिखा ही जाएगा छोटा कार्यकाल का, लेकिन आपने फैसले कैसे दिए और वो किस तरीके से थे। जिस तरीके से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को ये बताना पड़ा कि आप बहुत निष्पक्ष हैं, आप काम के प्रति ईमानदार हैं, ये सारी बातें जो कहनी पड़ी, मुझे लगता है जैसा आपने भी कहा कि इसकी कहने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। जब न्यायपालिका में कोई जज आ रहा है और लंबे समय तक सर्व करता हुआ आ रहा है, पहले शायद ऐसे CJI हैं जस्टिस संजीव खन्ना जो किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बने बिना सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और CJI तक पहुंचे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कोई और भी हो, इस तरह की चीज़ भी है। तो यानी कि जो व्यक्ति 2006 से स्थायी जज है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट तक आया है, 19 में आ गए, तो जाहिर सी बात है कि वो सत्यनिष्ठा से ही काम करता हुआ रहा होगा, ऐसी आशा की जानी चाहिए। हालांकि हम लोगों ने देखा है कि तमाम जजेस जो है वो जब रिटायर हुए तो उन्होंने कहा कि हम तो RSS के लिए काम करते हैं और RSS के लिए काम करते रहेंगे। एक ने कहा कि हमने राग द्वेष से ऊपर उठकर काम किया, लेकिन मैं RSS से आता हूँ, अब RSS में जाऊँगा। एक जज साहब ने तो बाकायदा डाइस पर बैठ कर ही कह दिया कि मैं कल जाके BJP ज्वाइन कर रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें भी हुई, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना के विषय में अभी तक इस तरह की बातें नहीं हैं कि वो किस विचारधारा की हैं, नहीं है। और जो भी फैसले आए हैं उनको समझा जा सकता है कि वो अपने पद का निर्वहन जो शपथ लिए उसके अनुसार कर रहे हैं, और यही आशा की जाती है कि वो करते रहेंगे। तो ये आशा हर एक से की जा सकती है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ को ये जो कहना पड़ा समिता जी, वो इसलिए कहना पड़ा चूँकि ऐसा उन्होंने कहा है कि मैं सबसे ज़्यादा ट्रोल होने वाला CJI रहा। तो एक तो ट्रोलिंग जब से आई है तब से CJI जो जितने आते थे उनको समय कम मिलता था। ट्रोलिंग तो सोशल मीडिया पे शुरू हुई ना, तो उसके बाद से समय कम मिला CJI जितने आए उनको। जस्टिस रंजन गोगोई भी खूब ट्रोल हुए हैं, बहुत सारे मसलों पर ट्रोल हुए हैं, लेकिन चूंकि आपको समय ज़्यादा मिला चंद्रचूड़ साहब को, तो आप ज़्यादा ट्रोल हुए। तो ट्रोलिंग एक ख़राब चीज़ है, जाहिर सी बात है कि ख़राब चीज़ है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर जस्टिस चंद्रचूड़ जाते जाते ये टिप्पणी करके जा रहे हैं कि अब सोमवार से वो ट्रोलिंग करने वाले क्या करेंगे, तो आप भी उन ट्रोलर्स की श्रेणी में ही एक तरीके से शरीक हो जा रहे हैं, चूँकि आप अपने को उस स्तर पर लेकर आ रहे हैं। आपके आदेशों की या आपके फैसलों की आलोचना और उस पर विवाद सब कुछ हो सकता है। फैसला मानना बाध्यता है, लेकिन उस फैसले की आलोचना हो सकती है, ये बात समझनी पड़ेगी जी। ये आरोप कोई नहीं लगा रहा कि आपने साहब कोई फैसला जो था वो किसी के दबाव में आकर लिया या आपने गलत फैसला लिया, लेकिन उन फैसलों की समीक्षा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट खुद बहुत से पुराने फैसलों की समीक्षा करता है। और दूसरी बात सर मित्रा जी, जो मुझको लगता है कि जो जस्टिस संजीव खन्ना के लिए कहकर गए, वो इसलिए भी कहकर गए होंगे शायद कि जब वो एक संविधान खंडपीठ का जो फैसला सुना रहे थे, 9 जजों की जो खंडपीठ थी, और उसमें जस्टिस संजीव खन्ना भी उनके पक्ष में थे, 4 जजों के बहुमत से जो फैसला हुआ, 4-3 के फैसले से निजी संपत्ति को लेकर जो फैसला आया था, उसमें उन्होंने जो टिप्पणी की 1965 के फैसले पर, जस्टिस कृष्ण अय्यर के फैसले डॉक्ट्राइन पर उन्होंने जो टिप्पणी की, उसको लेकर उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई। और उनकी बेंच में ही शामिल 2 जजेस जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस सुभाष धूलिया ने इसको कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इससे बचा जा सकता है। तो हो सकता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ को ये लगा हो कि आने वाला चीफ जस्टिस जो है वो उनके किसी फैसले पर इस तरह की कोई टिप्पणी ना कर दे, तो इसलिए वो पहले से उसकी बढ़ाई करके जा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा तया नहीं, हम नहीं कह सकते, लेकिन एक कयास जो है वो इस तरह की हो सकते हैं। वरना आपको किसी आने वाले चीफ जस्टिस के बारे में ऐसी बातें कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपके बारे में जरूर आपकी जो सहयोगी रहे वो बता सकते हैं कि भाई आप कैसे थे और कैसे नहीं थे। आपकी तारीफ की, जाहिर सी बात है कि कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उनकी कई बार हॉट टॉक जो थी वो जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ हुई को अदालतों में। लेकिन चलते चलते कपिल सिब्बल ने भी जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में बातें अच्छी ही कहीं और कहा कि आपने बहुत अच्छे फैसले दिए, इस तरह की बातें हुई। तो जाने वाले के लिए तो लोग अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आने वाले के लिए जाने वाला अगर कह के जाए कि आप बहुत अच्छे हैं, तो आप एक तरीके से सर्टिफिकेट देकर जा रहे हैं, जिस सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। चूँकि वो सर्टिफिकेट जो है वो ये संविधान की शपथ है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा, और मैं विधिवत और निष्ठापूर्वक कहता हूँ कि मेरे समक्ष जो भी विषय लाया जाएगा उसकी मैं राग द्वेष से ऊपर उठकर सुनवाई करूंगा। ये जो शपथ है, ये असली शपथ है। इसका शपथ का पालन मुझे लगता है जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी किया और जस्टिस संजीव खन्ना ने भी किया और आगे भी करेंगे।
जी बिल्कुल, जब शपथ सामने है तो उसके अलावा और कोई चीज मायने नहीं रखती है। मुद्दा यही है, लेकिन इसके बाद भी अगर बातें कही जा रही हैं या हो रही हैं तो वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे मामले अभी ऐसे आ चुके हैं या अदालत में लंबित हैं या जिन पर फैसले सुनाए गए जिनसे कहीं ना कहीं सत्ता के हित जुड़ रहे हैं या सत्ता के हितों से टकराव हो रहा है। और अभी जो आप चर्चा कर रहे थे कि जैसे 2019 में तो इनको जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के कॉलेजियम ने जस्टिस खन्ना की नियुक्ति की सिफारिश की थी और तब वो दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे और उस समय इनको 32 जो दूसरे हाई कोर्ट जजेस थे उनकी वरिष्ठता यानी उनके जब वो अपॉइंट किया गया उनकी तारीखों से अलग हटकर इनको चुना गया और तब जस्टिस खन्ना का नाम आगे बढ़ाया गया। और इस बारे में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कॉलेजियम ने जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश इसलिए की थी क्योंकि विचार करने योग्य दूसरे नामों के मुकाबले जस्टिस खन्ना का सीजेआई के कार्यकाल के तौर पर कार्यकाल महज 6 महीनों का होगा। अब सवाल यह है कि केवल उनको 6 महीने मिल रहे हैं, इस वजह से उनको मुख्य न्यायाधीश के लिए मतलब उस समय न्यायाधीश के लिए जो प्रमोट किया गया था वो इसीलिए किया गया था क्योंकि जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनको केवल 6 महीने का वक्त मिलेगा। अभी जो 6 महीने वाली जो बात है अमरेंदु जी, तो अभी तक जो इतिहास रहा है मुख्य न्यायाधीशों का उसमें ये बताया जाता है कि जो छोटे कार्यकाल वाले हैं वो उसमें यह दिखता है कि अगर वो कोशिश करे तो वो ऐसे न्यायिक सुधार कर सकते हैं जिसका अनुसरण या जिसको आगे दूसरे जो सीजेआई बनेंगे वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए ये जो 6 महीने का कार्यकाल जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। इसमें चाहे तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना इतिहास भी बना सकते हैं और चाहे तो वो जैसी स्थिति अभी चल रही है या यथा स्थितिवाद की ठीक है, जो मामले पेंडिंग पड़े हैं उनको पेंडिंग पड़े रहने दिया जाए। अमरेंदु जी, जो सवाल मैंने उस समय किया था प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बनी जो डॉक्यूमेंट्री है, मान लीजिए इस पर फैसला है या बिहार में जो जाति जनगणना को लेकर फैसला है, एलजीबीटीक्यू और ये सारे मामले तो खैर ठीक है, वो उसमें बहुत बड़ा समुदाय प्रभावित नहीं होता या उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट उतना नहीं होता, लेकिन जो मामले सीधे सीधे पॉलिटिकली इम्पैक्ट करते हैं, जैसे आपने भी बताया कि 370 को लेकर तो उनकी सहमति थी कि ठीक है केंद्र शासित प्रदेश भी बनना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि इसके कुछ अलग मानदंड भी होते हैं और उसका पालन हुआ है नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को जो उस पीठ में ये भी थे जिसने ये माना था कि हाँ ये फैसला मतलब जो आप दानदाताओं को निजता का कोई अधिकार नहीं और उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। आप लोगों ने माना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो गलत है, असंवैधानिक है, उसके बाद भी वो चलते रहे। अब ऐसे में जब अब चुनाव जब आ गए हैं और बहुत सारी चीजें सामने सामने दिख रही हैं और दिख रहा है कि किस तरह से जो सत्तारूढ़ दल जो है बीजेपी जो है वो अपने अधिकारों का कितना वो बेजा इस्तेमाल कर रही है और देश की जो बहुत सारी संवैधानिक मान्यताएं या परंपराएं हैं उसको तोड़ रही है। ऐसे में जस्टिस संजीव खन्ना के सामने मुख्य न्यायाधीश के तौर पर आप कौन सी चुनौतियां देखते हैं? देखिए समिता जी, एक तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो उनके सामने फैसले आएंगे उसमें जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि छोटा कार्यकाल और बड़े फैसले जी, इतिहास तभी याद रखेगा कि छोटे कार्यकाल में आपके फैसले बड़े होंगे और बिना राग द्वेष के, बिना किसी दबाव के होंगे, जो कि आपने शपथ भी ली है और जिस कसौटी पर आपको खरा उतरना है और जिस कसौटी पर जस्टिस चंद्रचूड़ को भी उनकी परख की गई, तो आपसे पहले जो रहे उनकी भी परख की गई, तो ये कसौटी पे देखा जाएगा कि आपके फैसले किस तरीके से आते हैं। जाहिर सी बात है कि समिता जी फैसलों की आलोचना हो सकती है और फैसले किस तरीके के रहे इनकी बहुत बाद में भी आलोचना हो सकती है और ये उसके बाद में भी देखा जा सकता है कि फैसले किस तरीके से आए किस तरह से नहीं आए। अगर सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ खुद जो है संविधान खंडपीठ की जो संविधान पीठ है उसमें बैठकर सन 65 के एक फैसले पर एक जस्टिस के डॉक्ट्राइन की जो है वो आलोचना कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आलोचना फिर किसी की भी हो सकती है और फिर देश भी आलोचना कर सकता है, जनता भी आलोचना कर सकती है। तो ये बहुत होंगे और ये देखना होगा कि दबाव तो ऊपर से सरकार के, खासतौर से न्यायपालिका पर दबाव की बातें जो कही जा रही हैं और जिस तरीके से अगर साफ तौर पे कहा जाए समिता जी, जो शिवसेना के सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है और चुनाव आयोग दोनों भारतीय जनता पार्टी की BCG टीम बन चुके हैं और चुनाव आयोग की इसके सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही महाराष्ट्र में अवैध सरकार चल रही है, ये उनका कहना था, ये आरोप था।
तो इस तरीके की चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है कि वो कसौटी पर फिर खड़े उतरने वाली चीज़ें नहीं होंगी और फिर सवाल उठेंगे। अब चाहे वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सवाल हो और चाहे वो जो राजनीतिक बंदी हैं उनकी उस पर सवाल हो, जो भी फैसले आएंगे जस्टिस संजीव खन्ना के सामने, उस पर उनके फैसले क्या आते हैं, इस पर जो फैसले आएंगे तब फिर इसकी समीक्षा होगी कि ये फैसले किस तरीके के थे और कोई दबाव में थे या दबाव नहीं थे या दबाव को उन्होंने किया। हालांकि मुझको लगता है कि वो जिस तरीके से जस्टिस HR खन्ना की लीगेसी से आते हैं और उनके भतीजे हैं और उनके पिता भी जो थे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, तो मुझे लगता है कि शायद वो उस लीगेसी का पालन करते हुए दिखाई देंगे जस्टिस संजीव खन्ना। अभी तक तो दिखाई दिए हैं जो भी उनके फैसले आए। हालांकि आपने बताया कि किस तरीके से उनका नाम जो था वो 28 लोगों को सुपरसीड करके आगे लाया गया वरिष्ठता क्रम को। तो हाँ, जो भी जितने भी लोगों का है तो यानी वो वरिष्ठता क्रम्स को इग्नोर करते हुए लाया गया। देखिए, इस सरकार में बड़ी अच्छी चीज़ें शर्मिष्ठा जी होती हैं, मतलब बीजेपी की सरकार जब आती है, और अच्छी चीज़ें ये होती है कि ये खुद इस तरीके की परिपाटी डालते हैं और फिर कहते हैं कि अरे पहले भी तो ऐसा हुआ था और इंदिरा गांधी ने तो HR खन्ना के साथ ऐसा किया था। इसी तरीके से जो आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो एडमिरल विष्णु भागवत नौसेना चीफ हुआ करते थे और उनको बर्खास्त किया गया था, एडमिरल विष्णु भागवत को। ये मुझे लगता है कि शायद भारत के इतिहास में पहली बार था कि किसी सेना प्रमुख को, मतलब नेवी के प्रमुख को इस तरीके से बर्खास्त किया गया हो। ये स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ। तो आपने इस तरीके की चीज़ें की, तो आप इस तरीके की चीज़ें मतलब आप सुपरसीड करके, इसी तरीके से वो एक जस्टिस अकील कुरैशी का मसला था। जस्टिस अकील कुरैशी का मसला जो था, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं दिया गया चूँकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ आदेश पारित किए थे, खासतौर से अमित शाह को लेकर के बातें की थी। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं और ये आरोप उस बार चर्चा का विषय बनते हैं। मुझे लगता है कि जस्टिस संजीव खन्ना के इस कार्यकाल में इस तरीके के आरोप शायद लगने से बचेंगे और इस तरह के आरोप नहीं लग पाएंगे। एक तो कार्यकाल छोटा भी है और दूसरा इस कार्यकाल में जो फैसले आने हैं वो बड़े फैसले आने हैं। जी बिल्कुल। अभी उनका जस्टिस खन्ना के सामने एक चुनौती, अभी आपने जिक्र किया महाराष्ट्र की जो सरकार है और इसमें जो नबाम रेबिया मामले में, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश में वो था, उस मामले में उसकी मिसाल देकर शिंदे गुट के खिलाफ कार्रवाई करने से, यानी शिंदे गुट के जो विधायक थे उनकी अयोग्यता पर जो फैसला था वो इसीलिए मतलब उसको टाला गया था क्योंकि ये बताया गया कि नहीं, उस समय नबाम रेबिया मामले में भी यही हुआ था। दरअसल ये कि अरुणाचल प्रदेश का ये मामला था और उसमें ये कि जो स्पीकर जिस पर खुद ही मतलब उसके निष्कासन का प्रस्ताव है, वो कैसे विधायकों के अयोग्यता पर फैसला ले सकता है, और अब इस फैसले की समीक्षा भी होनी है। और उसके अलावा जो हम देखते हैं, जस्टिस खन्ना ने वन रैंक वन पेंशन इस मामले में जो देरी हुई उस पर केंद्र सरकार पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया और कहा कि उसको सेना के कल्याण कोष में आप जमा करिए। और मेरा ख्याल है अभी 14 तारीख तक का वक्त दिया है केंद्र सरकार को कि आप इस मामले पर अपना पक्ष रखिए और 25 तारीख को शायद इस पर फैसला आना है। इसके अलावा उन्होंने हिजाब मामले में भी, मुंबई के एक निजी संस्थान है DK मराठे कॉलेज, वहां पर ये हुआ कि आप हिजाब पर उन लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया, तब उन्होंने इस फैसले को भी रद्द किया था और ये कहा था कि जब आप बिंदी और तिलक को अनुमति दे सकते हैं तो आप हिजाब पर प्रतिबंध किस तरह से लगा सकते हैं। अमरिंदर जी, ये सारे जो मामले हैं, मतलब एक तरफ हम देखते हैं कि ठीक है उन्होंने 370 को बरकरार रखा, या वीवीपैट वाला जो उसका EVM से मिलान करने वाला है उस याचिका को उन्होंने खारिज किया। कुछ मामले ऐसे हैं जिस पर फैसले लगता है कि हाँ, जो बीजेपी ने जिस नियत से लिया और उस फैसले को उन्होंने बरकरार रखा, उस पीठ में ये भी शामिल थे, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को संरक्षण मिल गया। लेकिन जहां हिजाब जैसे मामले हैं या जो PM मोदी की जो डॉक्यूमेंट्री है उस पर अब जो फैसला आना है, हिजाब पर तो उन्होंने अपना फैसला दे ही दिया था, या जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की को जमानत के लिए खुद उन्होंने वो कहा था, तो ये सारी चीजें जो बता रही है, क्या ऐसे में बीजेपी को अब सावधान होने की जरूरत है कि अब उतनी मनमानी या जितने बेफिक्री से वो अभी तक ये करती रही कि हम फैसले ले लेंगे, हम थोप देंगे फैसले, और न्यायपालिका पे अगर बात जाती भी है तो भी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये जो एक निश्चिंतता है बीजेपी की, ये क्या अब उसको सावधान होने की जरूरत है? क्योंकि इस समय मोदी के पास चुनौतियां बहुत हैं, सरकार उनकी वैसे ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ मिलाकर चल रही है, और जिस तरीके का सांप्रदायिकरण वो इस समय बुरी तरह से सांप्रदायिक माहौल जो है बनाने की कोशिश में लग चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव हो चाहे झारखंड, बहुत ज्यादा जहर फैला रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस भी बिल्कुल बराबरी से लड़ रही है, बाकी इंडिया गठबंधन के दल भी बराबरी से उनसे लड़ रहे हैं।
बता रहे हैं कि चाहे संविधान को लेकर आप जो झूठ फैला रहे हैं, चाहे बाकी चीजों को लेकर आप जो झूठ फैला रहे हैं, उसका सच जो है इंडिया गठबंधन सामने रख रहा है। और ऐसे में जो न्यायपालिका में अब ये जो परिवर्तन, यानी नए न्यायाधीश जो आ गए हैं, इनके बाद क्या बीजेपी को अब उसकी मनमानी के दिन लदते हुए आपको दिख रहे हैं, या उसकी बेफिक्री के दिन खत्म होते हुए दिख रहे हैं, या बीजेपी को भी अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब उसको जो भी वो करे वो नियमों के दायरे में करे, वरना उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है? देखिए समिता जी, एक तो चूंकि मोदी जी पूर्ण बहुमत में नहीं हैं और बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है जी। दूसरा ये कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को जितना ट्रोल किया गया, और ख़ासतौर से उनके कई फैसलों को लेकर जिस तरीके से ट्रोल किया गया, और वो दक्षिणपंथी टोले ने ही उनको ट्रोल किया, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को। दूसरे खेमे ने उनको ट्रोल नहीं किया। दूसरे खेमे ने तो ये सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री की से आपकी जो मुलाकात हुई आप उसको नकार सकते थे, और दूसरा जो उन पर उंगलियाँ उठी वो उनकी उस मराठी के बात पे उठी जो उन्होंने मराठी में अपने गांव में राम मंदिर के फैसले को लेकर कही थी। दो चीज़ों पर खासतौर से उनकी आलोचना हुई। वो ट्रोलिंग नहीं थी, वो आलोचना थी। ट्रोल जो किया गया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को दक्षिणपंथी खेमे की तरफ से किया गया। जस्टिस संजीव खन्ना के साथ बीजेपी ट्रोलिंग का वो तरीका नहीं अपना सकती जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को ट्रोल करने के लिए अपनाया गया था। उसके बहुत से कारण हैं। एक तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो थे वो जिस बैकग्राउंड से आते थे उस बैकग्राउंड को लेकर भी बीजेपी सहज थी कि उसको कर सकती थी। यहाँ जस्टिस संजीव खन्ना जिस बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि जस्टिस HR खन्ना की लीगेसी से आते हैं, तो उसमें वो ट्रोल नहीं कर सकते। जस्टिस संजीव खन्ना 6 माह के लिए CJI बन रहे हैं, जबकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भी लंबा समय मिला, और उनके पिता जो थे वो यशवंत राव चंद्रचूड़, वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक CJI रहने वालों में से एक थे। उनको काफ़ी लंबा समय मिला था। तो यानी लंबा समय पिता पुत्र चंद्रचूड़ साहब को मिला, और जस्टिस संजीव खन्ना को कम समय मिल रहा है एज ए CJI, और जस्टिस HR खन्ना ने तो इस्तीफ़ा दे दिया था। तो ये चीज़ें जो हैं वो सामने साफ तौर पे आ रही हैं समिता जी। तो इसलिए जस्टिस संजीव खन्ना को लेकर वो ट्रोलिंग की स्थिति नहीं हो सकती। तो इसलिए मुझे लगता है कि जस्टिस संजीव खन्ना ज़्यादा बड़े फैसले ले सकते हैं। अब बाकी क्या फैसले लेते हैं, ये जो फैसले आएंगे तब मालूम पड़ेगा कि क्या फैसले आते हैं। लेकिन 6 महीने में उनको कई बड़े फैसले देने हैं। जाहिर सी बात है कि इन फैसलों के आधार पर ही उनके कार्यकाल का CJI के तौर पर जो है वो बाद में आकलन किया जा पाएगा। जी, बतौर CJI उनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। कुछ चुनौतियों पर अभी हमने चर्चा की। इसके अलावा कुछ जैसे है मास्टर ऑफ द रोस्टर, इसमें होता यह है कि जो कंप्यूटर है वो कौन से मामले किस जज को जाएंगे, वो कंप्यूटर से होता है कि कौन कौन से जजों की पीठ बनेगी, या उनकी उपलब्धता क्या है, उनकी वरिष्ठता क्या है, उस हिसाब से उनको मामले जो है मुकदमों की लिस्टिंग होती है और वो जाते हैं। लेकिन इसमें ये सवाल भी उठते रहे कि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है उसकी शक्तियां मनमानी है, और ये सवाल उठता था कि किसी मामले में सरकार के पक्ष में नतीजे लाने के लिए और मुकदमे की सुनवाई को सुनिश्चित करने में इसके दुरुपयोग की संभावना है। और दूसरी चीज जो कॉलेजियम को लेकर के उसमें भी एक पारदर्शिता होनी चाहिए, इसको लेकर भी। तो ये 2 खास चुनौतियां संजीव खन्ना के सामने रहेंगी बतौर मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि उसमें अगर वो सफल होते हैं इन चुनौतियों का ठीक से सामना करने में, तो एक ये न्यायिक सुधार की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा। उसके अलावा जो कुछ फैसले अभी जिन पर हमने चर्चा की, लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी रहे, जैसे अरविंद केजरीवाल वाला मामला था जिस पर उन्होंने खुद जमानत देने का वो किया था। इसके अलावा EVM में जो वीवीपैट डलता है उसको लेकर के उनके वोटों से और वीवीपैट का 100% मिलान होना चाहिए, उस याचिका को खारिज किया था। ये जो याचिका है अमलेंदु जी, इसका भी चुनाव पर बड़ा असर पड़ सकता था अगर फैसला दूसरी तरीके से आता, अगर इसको बरकरार रखा जाता, मतलब तो ये एक बड़ी चीज होती। जम्मू कश्मीर का मसला अभी है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मतलब जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। और ये जो राजनीतिक बंदियों वाला मामला है, ये खास तौर पर काफी संवेदनशील है, क्योंकि अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ के 2 साल के कार्यकाल में तो उमर खालिद को 4 साल हो चुके, लेकिन उनको जमानत नहीं मिली, शरजील इमाम को जमानत नहीं मिली, और भी बहुत सारे फादर स्टैन स्वामी की तो डेथ ही हो गई, GN साईं बाबा की इसी तरह से डेथ हो गई। बहुत सारे चीजें जहां पर हम ये देखते हैं कि जो सत्ता से अलग होते हैं, अलग राय रखते हैं, उनको किस तरह से राजनीतिक बंदी बनाया जा रहा है। और अब जस्टिस संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना किस तरीके से
इन सारे मामलों को देखेंगे, क्योंकि एक मिसाल भी अभी याद आ रही है, ये जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जो अब बन चुके हैं सांसद बीजेपी के, लेकिन 24 जनवरी 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने, उसकी सिंगल बेंच थी, उसने एक ये फैसला दिया था कि सीबीआई से जो जुड़े मामले हैं वो पुलिस को मतलब पुलिस से जुड़े मामले सीबीआई को सौंपे जाए, और जो डबल बेंच थी उसने इस फैसले को रोक दिया था। तो ये सारी जो चीजें हैं, और उस पर मतलब जस्टिस संजीव खन्ना ने डबल बेंच के फैसले को बरकरार रखा था, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट के दोनों, एक सिंगल बेंच और डबल बेंच, इन दोनों के बीच ही एक तरह से देखा गया कि उनके अलग अलग फैसले आए, और डबल बेंच के फैसले को, जो कि सरकार के पक्ष में जाता दिख रहा था, पश्चिम बंगाल सरकार के पक्ष में, उसको संजीव खन्ना ने बरकरार रखा था। तो ये ऐसी बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिनसे ये दिख रहा है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना वाकई न्याय के लिए प्रतिबद्ध और गहराई से और सत्यनिष्ठा से काम करते रहे हैं, और उसमें कहीं कोई ऐसे बातें नहीं हुई जो विवाद जरूर उठे। लेकिन अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़, जिन्होंने जिस तरह से एक सर्टिफिकेट दिया है नए न्यायाधीश के लिए, उस सर्टिफिकेट की जरूरत आगे इनको न पड़े। जब वो 6 महीने बाद रिटायर हो, तो बहुत सारी चीजें, जो फैसले जिन पर देश इंतजार कर रहा है, जिन फैसलों से देश की राजनीति को एक नई दिशा मिल सकती है, वो सारे फैसले इन 6 महीनों में हो जाएंगे अगर, तो वाकई ये न्यायपालिका के इतिहास में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना एक नया इतिहास रच कर जाएंगे, और तब फिर जो जाए सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।